नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की विदेश यात्रा। फ्लाइट पकड़कर गांव से अमेरिका पहुंची जानकी देवी अपनी बहू बेटे के घर के दरवाजे की घंटी बजाई और सामने बहू को खड़ा देखकर फूले नहीं समा रही थी कि तभी बहू बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ आज आप आ गई। चलो, अब आप आ गई हैं तो फटाफट से काम पर लग जाइए और देख लीजिए किचन में क्या क्या और कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि अगले महीने ही मेरी डिलीवरी होने वाली है और आप सब चीज़ें जान लेंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। जानकी देवी आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तो बहू के घर में कदम रखा भी नहीं, हाथ मुंह भी नहीं धुले, स्नान भी नहीं किया और बहू हुक्म चलाने लगी कि काम पर लग जाओ। मुझसे यह भी नहीं पूछा, माँ जी कैसी हो, आपका तबीयत ठीक है या नहीं, एक कप चाय भी नहीं पूछा और कह रही है काम पर लग जाओ। मुझे गांव से विदेश सिर्फ काम करवाने के लिए ही बुलवाया है क्या? अरे कैसी बहू है इसे, कुछ भी अक्ल नहीं है भगवान। जानकी जी बहू से तो कुछ नहीं बोली और तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में लग गई और सबके लिए खाना बनाया। जल्दी जल्दी में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी और आलू की सब्जी बनाकर ले आई और अपनी बहू को खाने को देती हैं तो बहू खाना उनके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, माँ जी, आपको अक्ल नहीं है, इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो मेरे होने वाले बच्चे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको इतना? ओह हो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आप गांव से आई हो। गांव के लोगों को तो कोई अक्ल नाम की चीज ही नहीं होती, बस तला खाना खाने में ही आगे होते हैं, कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहू, मुझे तो तुमने बताया नहीं कि मैं क्या बनाऊं। जानकी देवी रोते हुए सब खाना उठाने लगी। माँ जी जाओ, कुछ ढंग का खाना बनाकर लाओ। देखो वहाँ पर सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, सबको उबाल कर सूप बनाकर ले आओ। मैं सुबह सुबह सूप जूस ही पीती हूँ और यह खाना तुम खा लेना, फेंकना नहीं, क्योंकि खाना बर्बाद होगा तो पैसे भी मेरे ही जाएंगे, आपका तो पर्स खाली ही होगा। जानकी जी को घर में एक दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय करवट लेता गया और जानकी जी से अपना नसीब मान बैठी, क्योंकि उन्हें लगा गांव में वह रहेंगी भी तो किसके पास, क्योंकि उनके पति तो उनको अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बेटे की पढ़ लिख कर विदेश में अच्छी नौकरी लग गई तो शादी करके वहीं बस गया। एक दिन जानकी देवी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। हालांकि विदेश में ज़्यादा इंडियन चैनल तो आते नहीं थे, लेकिन एक इंडियन चैनल था जो उन्हें बहुत पसंद था। वह उसे ही देखकर अपना मन बहला लेती थी, क्योंकि बेटे बहू तो बस अपने ही लाइफ में मस्त रहते थे, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था। तभी बहू जानबूझकर अपने पति सुरेश के सामने झाड़ू उठाते हुए हॉल में लगाने लगी। तो सुरेश बोला, डार्लिंग, यह तुम क्या कर रही हो? तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, इसीलिए तो मैं माँ को मेड बनाकर गांव से यहाँ लाया हूँ, ताकि वह तुम्हारा ध्यान रखे। और तुम झाड़ू लगा रही हो? बैठो सोफे पर और आराम से काजू किशमिश खाओ। माँ, तुम काम पर लग जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम मुझसे झाड़ू लगवा रही हो? वह झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा। जानकी देवी अपने बेटे का मुंह ताकती रह गई कि बीबी का दर्द दिखाई देता है और मैं थोड़ा सा बैठी तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। बीबी के सामने यह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मैं झाड़ू लगाऊं। कभी हमने भी तो गांव में अपने सास ससुर की सेवा की, पर कभी भी गोविंद जी मुझसे नहीं बोले कि मेरी माँ से काम करवाओ और तुम आराम करो। वह मन ही मन सोचने लगती हैं, वारी बेटा विदेश क्या आया, विदेश की आबो हवा लग गई, उसी के रंग में ढल गया, अपनी संस्कार सभ्यता सबको बेच खाया। ऐसे ही दिन बीत गए और बहू के डिलीवरी का समय आ गया। आज जानकी देवी बहुत खुश थी कि उनके घर एक नन्हे से
पोते ने जन्म लिया है। वह अपने दिन को याद करने लगी। जब मेरा बेटा हुआ था तो सब कितनी बधाई दे रहे थे, लड्डू बंटवा रहे थे कि जानकी देवी गोविंद जी के घर बेटे ने जन्म लिया है और आज मेरा बेटा भी बाप बन गया। सच कहते हैं लोग, समय बीतते देर नहीं लगती। जानकी देवी बेटे से बोलती हैं, बेटा बधाई हो, तू भी बाप बन गया। अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और बहू को आशीर्वाद देती हैं। अब बहू को तो बस बहाना मिल गया अपने बेटे के देखभाल करने का। थोड़ा बहुत जो पहले हाथ चलाती थी, अब वह भी जी चुराने लगी। घर का सारा बोझ अब जानकी देवी पर आ गया। पर जानकी देवी अपने पोते को देखकर बड़ी खुशी से सारा काम कर दिया करती, मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। बहू भी खूब फायदा उठाती, उनसे पोते का सूसू पॉटी साफ करवाती, नैपी भी चेंज करवाती। धीरे धीरे पोता 3 साल का हो गया और बहू के आंखों में जानकी देवी अब चुभने लगी थी। उसे अब जानकी देवी की कोई जरूरत नहीं थी, उसका काम खत्म हो चुका था। जानकी देवी उसे बोझ सी लगने लगी क्योंकि जानकी देवी की हालत नाजुक चलने लगी थी। एक दिन सुबह सवेरे 4 बजे ही बहू रेनू आवाज लगाती है, बुढ़िया कहाँ मर गई, कब से बुला रही हूँ, अभी तक नहीं आई। धरती निगल गई कि आसमान खा गया। जानकी देवी सो रही थी क्योंकि शरीर के दर्द के कारण वह रात को 2 बजे ही सोई थी। इसीलिए 2 घंटे के बाद उठना थोड़ा उनको मुश्किल लग रहा था। उन्हें कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वह बेड से उठना तो चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी। उधर रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हाथ में दूध का बोतल लिए हुए खड़ी थी। तभी जानकी जी अंदर आती हैं। क्या हुआ बहू? रेनू ने न आओ देखा न ताओ, उन्हें सर पर बोतल दे मारती है। बोतल से सर पर खूब चोट लग जाती है कि जानकी जी की चीख निकल जाती है और वह जमीन पर गिर जाती हैं। अभी तो तेरा सिर्फ सिर तोड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगी तो तेरी टांग भी तोड़ दूंगी। एक बार में बुलाने से नहीं आती है, 10 मिनट से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक खटिया पर कमर तोड़ रही है। मुझे इतना सुबह उठने की आदत नहीं है कि मैं उठूं और बच्चे के लिए दूध गरम करके लाऊं। देख बच्चे का दूध बोतल में बदबू मार रहा है, दूसरा बोतल में दूध लाकर दे देना, रेनू ने चिल्लाते हुए कहा। जानकी जी दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती हैं। रेनू बोली, अब जल्दी उठती है कि 4 आदमी भेजूं तेरी अर्थी उठाने के लिए। जानकी जी किचन में जाकर खूब रोने लगती है, धड़ाधड़ आंसू बहाने लगती हैं। आंसू पोंछते पोंछते उनकी साड़ी के पल्लू ही भीग जाते हैं, पर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जानबूझकर बुढ़िया आने में इतना देर करती है ताकि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ। सब समझती हूँ, रेनू अपने में बड़बड़ा रही थी। अरे डार्लिंग, सुबह के 4 बज रहे हैं, किस पर बरस रही है और मेरी नींद खराब कर रही है। आपको तो सोने की पड़ी है, इधर आपकी बूढ़ी माँ मेरा सर दर्द बनती जा रही हैं। इनको 10 बार आवाज़ लगाया तब जाकर एक बार सुनती हैं। मेरा बच्चा भूख से छटपटा रहा है और उनसे दूध मांगने के लिए 10 बार आवाज़ लगाई हूँ, तब आई हैं। रेनू ने सुरेश से कहा, अरे माँ तो बुढ़ापे में सटिया गई है, अब मुझे सोने दे शांति से, सुबह बात करता हूँ। जानकी जी रोते बिलखते किचन में जाती हैं और इधर रेनू सोचती है कि अब उनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अब यह बुढ़िया कोई काम की नहीं रही। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद सुरेश माँ के कमरे में गया। माँ से कुछ बोलता उससे पहले जानकी देवी ही बोल पड़ी, बेटा अब मैं किसी काम की नहीं रही, तो ऐसा कर मुझे भारत ही छोड़ दे, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, चल मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरा इलाज भी करा दे, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों रहता है। तभी रेनू पीछे से बड़बड़ाती हुई आई, माँ जी क्या पैसे पेड़ में उगते हैं, अरे बुढ़ापे में कुछ न कुछ तो शरीर में लगा ही रहता है,
थोड़ा अदरक वाली चाय पी लो, शरीर के सारे दर्द फुर हो जाएंगे। क्यों इतने पैसे बर्बाद करने? पैसे की बात आई तो सुरेश भी अपना मुंह खोल पड़ा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या भारत जाने का टिकट सस्ता होता है? क्या मुझे गड़ा हुआ धन मिला है? अरे आपसे महंगे तो टिकट हो गए हैं। टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मेरी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। एक छोटा बच्चा है, खर्च बढ़ गए हैं और आपको अपनी पड़ी रहती है। अपने बेटे बहू की इतनी तीखी बातें सुनकर जानकी देवी की आंखें भर आईं और वह खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी कि वह भारत छोड़कर विदेश क्यों आई। उन्हें लगा बहू तो पराई है, पर बेटा तो अपना खून है, वह इतना मुझे कैसे बोल सकता है? क्या वह मेरा प्यार, ममता सब कुछ भूल गया? जानकी देवी ने कहा, बेटा, ऐसा कौन सा खजाना मैंने तुमसे मांग लिया कि तू इतना झल्ला बैठा? सुरेश बोला, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गई थी, जो मैं तुम्हारे जैसे मुसीबत को अपने सर पर उठाकर ले आया। इतना सुनकर जानकी देवी का दिल बैठ गया और वह धम से जमीन पर गिर पड़ी और उस दिन को कोसने लगी जब उनका बेटा भारत आकर उन्हें विदेश ले गया। वह अतीत के यादों में खोती चली गई। जब उनके पति गोविंद जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो बार बार वह अपने बेटे को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। पर बेटा था कि अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके पिता मरे या जिए, इस बात का कोई परवाह नहीं था। बहू ने फोन पर कहा, माँ जी, अभी पिताजी को देखने आएंगे, तो एक बार पहले देखने आना पड़ेगा और एक बार मरने के बाद तो इससे अच्छा है कि जब पिताजी भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब सुरेश आ जाएंगे। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बहू की बातें सुनकर तो जानकी देवी स्तब्ध रह गई। ऐसे भी कोई मुंह पर बोलता है क्या? हफ्ते भर बाद गोविंद जी बेटे की याद में तड़पते तड़पते परलोक सिधार गए। बेटा तो अकेले आया, बहू तो फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं आई। बेटा पिताजी का अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन ही जाने लगा, तो रिश्तेदार लोग कहने लगे कि 13वीं तो बीत जाने दे, तब जाना बेटा। सुरेश बोला, अब जो होना था सो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? अगर मैं रुक जाऊंगा तो क्या पिताजी वापस आ जाएंगे? सुरेश की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान थे कि बेटा अपने पिता के लिए यह कैसे बोल सकता है। सुरेश ने कहा, अगर आप लोग को यहाँ रहने का शौक है तो रहिए, पर मुझे तो अब जाना है, क्योंकि मेरा भी काम धंधा है। इतना सुनकर बहुत से रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन बस उनके पीछे एक नौकरानी रह गई। उसके बाद जानकी देवी की दुनिया जैसे वीरान सी हो गई। हर समय उनको अकेलापन अखरता। रह रहकर गोविंद जी की बातें याद आती। वह गोविंद जी की तस्वीर से बातें करती, कोई किसी का साथ नहीं देता जी, हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा, वह तो अपने पत्नी का हो गया है। आपके जाने के बाद यह खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इतना कहते कहते जानकी देवी सिसक सिसक कर रोने लगी। तब उनकी नौकरानी आरती ने उन्हें संभाला। अम्मा जी, अगर आप ऐसे ही दिल छोटा करेंगी, इतना रोएंगी, तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आरती, अब किसके लिए जीना? अम्मा जी, आप बहुत देर से कुछ खाई नहीं है, चलिए मैं आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। नहीं आरती, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। वह आरती से कहने लगी, हम कितने खुश थे जब हमारा बेटा भारत में पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया और वहीं पर अच्छी नौकरी करने लगा। बाद में अपने पसंद की लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। हमसे पूछा तक नहीं और इजाज़त भी नहीं ली कि इस लड़की से शादी करे या नहीं। फिर भी हम पति पत्नी बड़ा दिल रख कर उसे माफ़ कर दिए। जब उसके पिताजी गुजरे तो बेटे ने न जाने कितना बहाना बनाया कि मेरी मीटिंग है, मैं क्रियाकर्म करने नहीं आ सकता। फिर मैंने कितनी मन्नतें की, तब जाकर
वह अमेरिका से भारत आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाए। रोते रोते उनकी आंखें भर आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन जानकी जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ। तू वापस भारत आ जा और यहीं कुछ काम धंधा शुरू कर ले। मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, हमारा आना नामुमकिन है। माँ, तेरी बहू को इंडिया का रहन सहन नहीं अच्छा लगता और वहाँ तो गांव में लाइट भी नहीं रहती। बेचारी घुट घुट के नहीं जी पाएगी। माँ, मुझे भी वहाँ का रहन सहन नहीं पसंद है। बहू तो विदेश में पली बड़ी है, उसे क्या पसंद आएगा। ना उसे वहाँ का बोलचाल अच्छा लगता है, न पहनावा। जानकी जी समझ गई कि बेटे को विदेशी रंग चढ़ गया है। वह तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। अब वह मेरा बेटा नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने उससे बातचीत करना, फ़ोन करना सब बंद कर दिया और अपनी उदास ज़िंदगी को जीने लगी। ऐसे ही दिन काटने लगे और एक दिन वह अपने गांव की पड़ोसन, जो उनकी अच्छी खासी सहेली थी, उनके घर अपना दुख बांटने को बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो जानकी जी की सहेली जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुरेश को खड़ा देखा। वह तो चौंक गई। सुरेश बेटा, तू यहाँ? सुरेश का नाम सुनते ही जानकी जी भी चौंक गई और अपने सारे सिकवे गिले भूल कर बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू आ गया। देख, मैं जानती थी तू जरूर आएगा मुझे लेने। देख कमला, मैं ना कहती थी मेरा बेटा जरूर आएगा, पर तू नहीं सुनती थी कि विदेश बेटा गया तो पराया हो गया। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है, पर मेरा बेटा कितना अच्छा है। देख कमला। यह सब कहते हुए एक बच्चे की तरह जानकी जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी। सुरेश बोला, माँ, मैं तुझे लेने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द चलना होगा, पर उससे पहले अपने घर के ज़मीन जायदाद को बेच दे ताकि मुझे यहाँ बार बार आना न पड़े। और पता है, तू दादी बनने वाली है। तेरी बहू ने तो तुझे ज़रूर से बुलाया है कि बच्चों के समय में दादी का होना कितना ज़रूरी है और तेरा पोता पोती के संग खेलने में दिन कब बीत जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। जानकी जी यह सब सुनकर तो चहक कर बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बेटा, तुझे पहले बताना चाहिए। मैं अपने बहू के लिए कुछ देसी लड्डू बनाकर ले चलती। जब वह लड्डू खाती तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट होता। माँ, अभी लड्डू शड्डू छोड़ो और जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू करो और मैं घर बेचने का इंतज़ाम करता हूँ। सब फाइनल करके चलेंगे। कमला जी यह सब सुन रही थी। उन्होंने इशारे से जानकी जी को दूसरे कमरे में बुलाया और बोली, यह क्या कर रही है तू जानकी? तू तो बिल्कुल ही भोली है। देख, अभी इतनी हड़बड़ी में जमीन जायदाद बेचेगी तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे और आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, तो फिलहाल के लिए ऐसा मत कर। कमला जी के पति गोपाल जी भी सारी बात सुन चुके थे। उन्होंने भी राय दी कि जानकी देवी, मैं तो खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ और जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जानकी देवी को उनकी बातें ठीक लगी और वह भी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से उनके पति की यादें जुड़ी हुई थी और वह अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने अपने नौकरानी आरती के देख रेख में, जो कि उनकी बहुत वफादार थी, अपना घर छोड़कर अपने बेटे सुरेश के साथ अमेरिका चली गई। और आज यह हालत हो गई। अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा। विदेश में अपने बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहना पड़ रहा है। दिन रात बहू उन पर अत्याचार करती, कभी खाने को भी नहीं पूछती। पूरा दिन बहू उनको कोसती रहती। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। हमारे छाती पर यह मूंग दल रही है बुढ़िया। बुढ़ा तो खुद चला गया और बीमार बुढ़िया को मेरे सिर पर मढ़ कर चला गया कि मैं इनकी सेवा करूं। कुछ दिन बाद
उनकी बहू रेनू ने कहा, अम्मा जी चलिए मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कमज़ोर भी लग रही हैं। बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर जानकी देवी को थोड़ा अजीब लगा, पर उनको जाना भी मजबूरी था। वह उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा सुरेश भी उनके साथ बैठकर चला गया। माँ जी, अभी 12 बज रहे हैं और डॉक्टर के बैठने का समय 1 बजे का है। हमारे पास 1 घंटे का समय है। तब से हम लोग जूस पी लेते हैं। यह लीजिए, जूस पी लीजिए माँ जी, ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए। बहू का यह रूप उन्हें थोड़ा खटक रहा था। जूस पीते ही जानकी देवी बेहोश हो गई और रेनू और सुरेश उन्हें गाड़ी से धीरे से उतारकर एक पार्क में छोड़कर चले गए। पार्क में एक बेंच पर वह बेहोश पड़ी लेटी थी। तभी वहाँ एक गार्डनर आया। ओ माँ जी, इट इज़ इवनिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द गार्डन। जैसे उस माली ने उन्हें तेज से झकझोरा, वह उठ गई, पर उसकी बात ना समझ पाई क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था। जानकी देवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने बेटे बहू को आसपास न देखकर वह रोने लगी। रेनू सुरेश कहकर इधर उधर पार्क में भाग रही थी, पर रेनू कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, मैं तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई। अंग्रेजी का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वह किसके साथ अपना दुखड़ा रोती और लोग उनको रोता देखते तो बस देखते ही रह जाते, और कोई रुक कर समझने की कोशिश भी करता तो उसे हिंदी समझ ना आता। जानकी जी के पास पैसे भी नहीं थे। अगर वह किसी से मोबाइल लेकर अपने बेटे को फ़ोन करती तो कैसे करती। उन्हें तो अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। अब बहू की सब चाल समझ गईं। क्यों, आज बहू सुबह से ही उनसे मीठा मीठा बोल रही थी। उन्हें तो सुबह ही शंका हो गया था, पर इतना नीच हरकत बहू उनके साथ करेगी, इसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोते रोते उस पार्क से निकल गई। रात हो रहा था और रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। उन्हें थोड़ा हिम्मत मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर से तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सामने से आने वाली गाड़ी साफ नजर नहीं आ रही थी और वह उस गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पर झट से ब्रेक लगा दी, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकता था। एक भला आदमी उस गाड़ी से नीचे उतरा और देखा उनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत आकर बेहोश हो गई है, तो उन्हें वह अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर आए और होश आने पर बूढ़ी अम्मा को खाना पानी दिया और बोला, अम्मा जी, व्हाट वर यू डूइंग एट नाइट ऑन द रोड। बूढ़ी अम्मा कुछ न बोल पाई तो आदमी समझ गया कि अम्मा जी को अंग्रेजी नहीं समझ पाती, तो उसने हिंदी में कहा, क्योंकि उसे हिंदी का टूटा फूटा ज्ञान था, अम्मा, आप रात को सड़क पर क्या कर रही थी? आपका नाम क्या है? जानकी देवी बोली, मेरा नाम जानकी है। और आपका? मेरा नाम मार्क है। आप मेरी गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आप घबराइए मत, आप मुझे अपना पूरा किस्सा बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। अनजान देश में अम्मा जी किसी की हमदर्दी पाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। न जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। बेटा, ठीक है अम्मा, कूल कूल, पहले आप कुछ खा लीजिए, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। खाना खाने के बाद मार्क ने उनसे उनकी हालत का कारण पूछा। अभी भी जानकी देवी रोए जा रही थी। मार्क ने उन्हें दिलासा दिया। तब जानकी देवी रो रो कर अपनी सारी आपबीती उससे कह डाली। मार्क जब उनकी बातें सुन रहा था तो उसकी भी आंखें भर आई कि बेटे बहू ऐसा घिनौना काम करते हैं। मार्क बोला,
धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर। वह भी अंदर से टूट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी और पुलिस मार्क के घर पहुंची। पुलिस बोली, माँ जी बुरा मत मानिएगा, ऐसे केस मेरे पास हमेशा आते हैं। लोग अपने माँ को विदेश लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और जब माँ बीमार हो जाती है उनका शरीर जवाब दे जाता है, दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए वह सड़कों पर उन्हें छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल कर ऐसे ही फेंक देते हैं। पुलिस की बातें सुनकर जानकी देवी भौचक्की रह गई। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस जानकी देवी को लेकर उस अनजान जगह पर पहुंची जहां पर उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ा था और साथ में मार्क भी उनके साथ गया हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उन्होंने देखा उस सड़क के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके बहू उनके जूस में कोई दवाई मिलाकर पिला दिया और बेहोश होने के बाद उनके बेटे ने धक्के मारकर गाड़ी से उतारा और पार्क में ले जाकर छोड़ दिया। जब कैमरे में जानकी देवी ने यह सीन देखा तो वह सन्न रह गई। क्या बेटा, यह दिन दिखाने के लिए लोग पैदा करते हैं। एक मेरा बेटा है और एक मेरे भाई भाभी के भी बेटे बहुए हैं जो ऑफिस भी संभालती हैं और घर का काम भी और बच्चे भी। उनकी सास तो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, उनकी भी सेवा करती हैं, कभी मुंह नहीं बनाती, अपने कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। और एक मेरी बहू है जो मुझसे मीठा बोल बोलने के लिए भी कितनी अकड़ दिखाती है। मेरी ही किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। खैर, अपने आप को समझाते हुए वह इन सब से बाहर निकल आती हैं और पुलिस ने तो उनके बेटे बहू का पता लगा लिया था। मार्क भी उनके बेटे को देखकर चौंक गया था। पुलिस ने उनके बेटे का पता तो लगा लिया था, पर जानकी देवी अब अपने बेटे का शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उन्हें उनके शक्ल से भी घृणा होने लगी और उन्होंने अपने बेटे के पास न जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे भारत जाना है और अपनी सहेली कमला के घर का फ़ोन लगाया, लेकिन उनकी सहेली का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। थक हार कर उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और अपनी नौकरानी आरती को फ़ोन लगाया। आरती ने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया। हेलो आरती बेटी, कैसी हो? मैं जानकी देवी बोल रही हूँ आरती बिटिया। अम्मा जी, आप कैसी हैं? और आप इतने दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया। कितने साल हो गए आपको देखे। आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना अम्मा जी? आरती के मुंह से इतना हमदर्दी सुनकर जानकी देवी की आंखें भर आई और उन्होंने आरती से रूंधे गले में सारी बात कह डाली और अपनी सहेली कमला से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा और बोला, अपने बेटे को भेज दे, मैं उसके साथ भारत आना चाहती हूँ। आरती ने कहा, ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को तुरंत भेजती हूँ। फ़ोन रखकर आरती बड़ी परेशान हो गई। मालकिन की बातें सुनकर आरती परेशान हो गई। क्या बेटे बहू इतने स्वार्थी होते हैं जो अपने माँ बाप को उनके दुख तकलीफ में अकेले छोड़ देते हैं? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। आरती ने अपने बेटे की मदद से टिकट के पैसे के इंतजाम किए। पैसे जल्दी से जल्दी जुट गए और वह अपने बेटे को जानकी देवी को अमेरिका से लाने के लिए भेज देती है। रिंकू अमेरिका पहुंच गया और जानकी देवी मार्क का धन्यवाद करती हैं कि बेटा, तुमने सगे बेटे से भी ज़्यादा साथ दिया है मेरा। उसे धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आती हैं। भारत पहुंचकर जानकी देवी अपनी नौकरानी आरती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद वह अपनी सहेली कमला के घर पहुंची तो उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि कमला देवी और गोपाल जी कब का परलोक सिधार चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों काल के गाल में समा गए।
यह जानकर वह और दुखी हो गई। उन्हें लगा जब कमला और गोपाल जी दोनों के दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो आरती ने टिकट के लिए पैसे के लिए किससे मदद मांगी। जानकी देवी आरती से पूछने लगी। रास्ते में आरती ने बताया, मालकिन, आपने उस समय मेरी बहुत मदद की थी जब मेरा शराबी पति मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरा एक छोटा बच्चा था। अगर आप मेरा हाथ न थामती तो आज मेरा बच्चा जिंदा न होता। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मैं जान भी दे दूं तो भी वह कम है। मैंने अपना घर गिरवी रख कर आपका टिकट के पैसे के इंतजाम किए और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मालकिन के काम आ सकी। जानकी देवी ने आरती को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। धीरे धीरे जानकी देवी और कमज़ोर होती जा रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह बिस्तर पर ही पड़ गई थी। बिस्तर ही वह गंदा कर देती थी, पर आरती कभी भी घिन नहीं करती। उनकी दिन रात सेवा करती। उसकी सेवा से तो जानकी देवी बहुत खुश थी। बुढ़ापे के अंतिम दौर में जानकी देवी ने वकील को अपने घर बुलाकर अपने जमीन जायदाद का वसीयत बनवाया। फिर उनके प्राण शरीर से छूट चुके थे। उनके बेटे तक यह खबर पहुंचाया गया कि अब जानकी देवी नहीं है इस दुनिया में। सुरेश यह खबर सुनकर दौड़े दौड़े घर आया कि चलो, बुढ़िया चली गई, उसकी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी से उसको निकाल दिया गया था और सुरेश और रेनू के तो खाने के लाले पड़े थे। माँ की वसीयत मिलेगी तो वह फिर से अपना घर गृहस्थी बना बसा लेंगे। गांव में ही रहकर अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इधर तो खेल सारा पलट गया था। जानकी देवी की चिता जलने से पहले ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया और कहा, मैं जानकी देवी अपने होशो आवास में अपना घर अपनी नौकरानी आरती के नाम करती हूँ और खेत जमीन जो भी कुछ मेरे पास है वह सब आरती का है। मेरे बेटे को मैं अपनी चिता जलाने का हक भी उससे छीनती हूँ। आरती का बेटा ही इसके योग्य है। अपनी माँ की वसीयत पढ़कर तो बेटा बहू के सीने में तो सांप लौट गए, क्योंकि मार्क कोई और नहीं, उसके कंपनी का बॉस था। जब सीसी कैमरा में मार्क ने सुरेश को देखा था तो वह अपने एम्प्लॉयज़ को पहचान गया था और ऑफिस पहुंचते ही उसको अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इधर सुरेश दोनों तरह से मुश्किलों में घिर गया था। बेटे बहू पछता रहे थे कि काश वो अपनी माँ के साथ ऐसा न करते तो आज उनके हाथ जमीन जायदाद होती। दोस्तों, क्या जानकी देवी ने सही किया अपना वसीयत नौकरानी को देकर? अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।